इस एनालिसिस की इंस्पिरेशन मुझे विनलैंड सागा एनिमे देखने के अपने फिनोमिनल एक्सपीरियंस से मिली। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे सीजन के स्पॉयलर्स होंगे। शुरुआत में मेरा इरादा था कि मैं इस बात पर बात करूं कि अस्केलैड एक परफेक्ट एंटी हीरो क्यों है, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या अस्केलैड वास्तव में सिर्फ एक एंटी हीरो है? क्या उसे किसी सिंगल आर्केटाइप से परिभाषित किया जा सकता है? क्या वो एक साथ एंटी हीरो और एंटी विलेन है, या फिर शायद न तो है? ऐसे कई सवाल मेरे मन में उठे, और आज भी मैं एक क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब ढूंढने में स्ट्रगल कर रहा हूं। ऑनलाइन इस फिनोमिनल कैरेक्टर की महानता पर इतनी एनालिसिस नहीं मिलती, इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं खुद अस्केलैड के हर पहलू का विश्लेषण करूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ इस सवाल पर विचार करेंगे। एनालिसिस से पहले मैं कुछ बेसिक बातें समझा देता हूं, ताकि आपको कैरेक्टर डेफिनेशंस के लेबल्स समझ में आ जाए। किसी भी कहानी में आमतौर पर दो रोल्स होते हैं, प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट। इसे हम अक्सर जनरल गुड गाय और बैड गाय के रूप में देखते हैं। एक प्रोटैगनिस्ट वह मेन या लीडिंग कैरेक्टर होता है, जबकि एंटैगनिस्ट वह कैरेक्टर है जो सीधे ओपोज करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि किसी कैरेक्टर के लिए कोई स्पेसिफिक मॉरल कंपास जरूरी नहीं है। कभी-कभी प्रोटैगनिस्ट वही होता है जिसे सोसाइटी ईविल मानती है, और एंटैगनिस्ट वही हो सकता है जिसे सोसाइटी गुड समझती है। कई बार कोई भी कैरेक्टर एक निश्चित नियम में फिट नहीं बैठता, इसलिए हम अलग-अलग आर्केटाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हीरो, विलन, एंटी हीरो और एंटी विलन, जिससे कैरेक्टर को बेहतर समझा जा सके। विनलैंड सागा में थॉरफिन हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है और अस्केलैड हमारा मेन एंटैगनिस्ट है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि थॉरफिन पूरी तरह से अच्छा और अस्केलैड पूरी तरह से बुरा है। इन दोनों के बीच कई लेयर्स हैं। यह भी ध्यान दें कि केवल प्रोटैगनिस्ट या एंटैगनिस्ट होना कैरेक्टर को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम आर्कीटाइप्स जैसे हीरो, विलन, एंटी हीरो और एंटी विलन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि इवन इफ थॉरफिन गुड लगता है और अस्केलैड बैड, उनके अंदर बहुत सारी हिडन कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। सामान्य हीरो के गुण होते हैं काइंडनेस, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस आदि। आप जानते हैं कि किस तरह के कैरेक्टर की बात हो रही है, जैसे सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका, एरागॉन और ऐसे कई अन्य जो हमेशा वर्ल्ड की भलाई के लिए काम करते हैं। इसी के विपरीत सामान्य विलन के गुण होते हैं डिसऑनेस्टी, सेल्फिशनेस एंड डिस्कोर्टेसी, जैसे कि डार्थ वेडर, जोकर या वन फॉर ऑल। इन कैरेक्टर के एक्ट्स अक्सर ईविल होते हैं और उनके गोल्स विकेड होते हैं, चाहे उनके मेथड्स कितने भी इमोरल क्यों ना हो। साथ ही अक्सर उन्हें लगता है कि वो खुद अच्छे हैं। अब बात आती है एंटी हीरोज की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग आर्केटाइप है। एंटी हीरो एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट होता है जिसके अंदर वो सामान्य हीरो के गुण नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अंततः सही काम करता है। मुख्य अंतर यह है कि एंटी हीरो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करता है और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसकी मेथड्स कितनी भी इमोरल या डेरिवेटिव क्यों ना हो। एक अच्छा उदाहरण है फ्रैंक कास्टल, नेटफ्लिक्स का द पनिशर, जो पीटीएसडी से जूझता है और कानूनन अपराधियों को बेरहमी से मारता है ताकि स्ट्रीट्स को सेफर बनाया जा सके। उसकी मेथड्स को कई लोग इमोरल और ईविल मान सकते हैं, पर उसका एंड गोल, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, उसी पॉजिटिव कॉज की ओर इशारा करता है। जबकि एंटी हीरोज के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि क्या वो ईविल हैं? असल में उनके एक्शंस, चाहे वो कितने भी अनऑर्थोडॉक्स और वायल क्यों ना हो, अंत में पॉजिटिव कॉज के लिए होते हैं। यह एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है, जैसे क्या दो गलत एक सही बना सकते हैं, जिस पर बहुत बहस होती है। पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंटी विलन्स की, जो शायद सबसे कॉम्प्लेक्स आर्केटाइप है। जो 538 एंटी विलन ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें कुछ हीरो के गुण होते हैं, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल ही अनऑर्थोडॉक्स होते हैं।
या फिर उनके गोल्स सेल्फिश होते हैं पर अंदर से वो अच्छे इंसान होते हैं। इससे ऑडियंस को सिंपैथी महसूस होती है क्योंकि एंटी विलन कभी भी पूरी तरह से ईविल नहीं हो सकता। यह आर्केटाइप एंटी हीरो के जैसा दिखता है लेकिन उसमें सटल डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप एंटी हीरो और एंटी विलन को साथ में रखें तो उनके कैरेक्टर्स में अंतर साफ दिख सकता है लेकिन उनके आइडियोलॉजीज और गोल्स अलाइंड भी हो सकते हैं। एक उदाहरण है आइटाची उचीहा नारुतो, जो ग्रेटर गुड के लिए काम करता है लेकिन उसके मेथड्स जैसे कि अपनी पूरी फैमिली को मार डालना इमोरल जरूर हैं। तो सवाल यह उठता है, अस्केलाड कौन है? क्या वह सिर्फ एक विलन है या एंटी हीरो या फिर दोनों का मिक्स? क्या वह प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट दोनों ही भूमिका निभाता है? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढना आज के एनालिसिस का मुख्य मकसद है। बात करते हैं उन राइटर्स की जो तुरंत किसी कैरेक्टर को एक आर्केटाइप में कैटेगराइज कर देते हैं लेकिन कुछ केसेस में राइटर कैरेक्टर के साथ बदलते हैं जिससे ऑडियंस की परसेप्शन भी बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर ग्रिफिथ फ्रॉम बर्जर्क, जो पहले एंटैगनिस्ट लगता है फिर गोल्डन एज में हीरो जैसा भी प्रतीत होता है और इक्लिप्स के बाद फिर विलन में बदल जाता है। इसी तरह एस्केलाड भी शुरुआत में एक साफ एंटैगनिस्ट के रूप में दिखता है लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसके कैरेक्टर के बारे में हम और जान पाते हैं जिससे वह और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यह तरीका राइटर्स अपनाते हैं ताकि उनके कैरेक्टर्स में डेवलपमेंट और ग्रोथ की गुंजाइश रहे। उदाहरण के लिए वन पीस के दूसरे चैप्टर में ज़ोरो को इनिशियली ब्लड थर्स्टी किलर बताया जाता है पर बाद में पता चलता है कि वो एक काइंड इंसान भी है जो एक लड़की को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो यह दिखाते हैं कि सिर्फ सरफेस पर देखकर कैरेक्टर को जज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं उस लेजेंडरी कैरेक्टर की जिसे हम जानते हैं एज अस्केलाड या अस्केलाड, जैसा कि कुछ लोग उसे बुलाते हैं। इसके लिए आपको पहले विलन सागा की पूरी पृष्ठभूमि समझनी होगी। विलन सागा एक हिस्टोरिकल मांगा है जिसे मकोतो युकिमुरा ने लिखा और ड्रॉ किया है। इस वीडियो में मैं सिर्फ एनिमे अडेप्टेशन की बात करूंगा जो कि जुलाई से दिसंबर 2019 तक प्रसारित हुई थी। विलन सागा का सेटअप डेन कंट्रोल्ड इंग्लैंड में है। 11वीं सदी की शुरुआत में लगभग 1000 साल पहले पहला और अब तक का एकमात्र सीजन एक प्रोलॉग है जिसमें प्रिंस कन्यूट का कैरेक्टर डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल राइज टू पावर और एक रिवेंज प्लॉट शामिल है जो कि एक लड़के थॉर्नटन के इर्द गिर्द घूमता है। थॉर्नटन एक मारे गए वॉरियर के बेटे हैं जिन्हें पैसिफिस्ट समझा जाता है और थॉर्स की हत्या का दोष अस्केलाड पर लगाया जाता है। कई लोग शुरुआत में अस्केलाड से नफरत करते हैं लेकिन कहानी के अंत में वे उससे प्यार भी करने लगते हैं। एक परफेक्ट उदाहरण है कि कितनी भी किताब को उसकी कवर से जज मत करो। अस्केलाड ऐसा कैरेक्टर है जो कभी कभी एंटैगनिस्ट और कभी प्रोटैगनिस्ट दोनों की भूमिका निभा सकता है। वो पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है। थॉरफिन के लिए अस्केलाड वह इंसान है जिसे वह इंटेंसली हेट करता है और मार देना चाहता है, जिससे अस्केलाड कहानी में मेन एंटैगनिस्ट बन जाता है। दूसरे एपिसोड में हमें अस्केलाड से मिलवाया जाता है जब वह फ्लोकी नाम के एक व्यक्ति द्वारा हायर किया जाता है ताकि वह थॉर्स के पिता को असैसिनेट कर सके। थॉर्स की मौत के बाद डोफां एक स्कॉलर्स की क्रू में शामिल हो जाता है ताकि अपने पिता की मौत का बदला ले सके। साथ ही थॉरफिन की इंटरनल स्ट्रगल भी दिखती है क्योंकि उसे अस्केलाड से रिस्पेक्ट भी है, भले ही वह उससे इंटेंसली नफरत करता है। एक ड्यूअल में अस्केलाड ने थॉर्स को सिर्फ नफरत के कारण नहीं मारा बल्कि पैसों के लिए भी, जो कि वायलेंस और वॉरियर की दुनिया में एक आम बात है। अस्केलाड के एक्शन से पता चलता है कि वह हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए लड़ता है, चाहे सर्कमस्टेंसेस कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। याद रखिए कि थॉर्स एक अत्यंत प्रसिद्ध युवा वाइकिंग वॉरियर था जो अपनी डिफेक्शन से पहले भी सबसे मजबूत वाइकिंग्स में से एक माना जाता था। जब अस्केलाड ने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई की तो उसने बिना अपनी तलवार निकाले ही
उस दुश्मन को हरा दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास आर्चर्स मौजूद हैं जो कभी भी उसे असैसिनेट कर सकते हैं। थॉर्स ने महसूस किया कि अगर ड्यूअल के दौरान एस्केलाड को छोड़ दिया जाए तो उसके आर्चर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। इसलिए थॉर्स ने शर्त रखी कि ड्यूअल निश्चित नियमों पर होना चाहिए, जिससे ब्लडशेड को रोका जा सके। हालांकि एस्केलाड ने यह समझा कि शर्तों से इनकार करना उसकी शान के खिलाफ होगा, और उसने थॉर्स की प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एस्केलाड ने अपने पिता ओलफ और नॉर्स गॉड ओडिन के नाम पर कसम खाई कि अगर थॉर्स और उनकी ग्रुप सुरक्षित रहती है तो वह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। फिर भी ड्यूल में थॉर्स जीत जाता है, लेकिन एस्केलाड अपनी शर्त तोड़ देता है। उसने थॉर्स के प्रॉमिस को तोड़ते हुए थॉर्स को तीरों से चीर दिया और मारा। यह कम से कम डिसऑनरेबल माना जाता है, क्योंकि वाइकिंग्स के लिए पुराने आदर्शों का उल्लंघन करना एक बहुत ही गंभीर बात होती है, जिसके लिए सजा भी मिल सकती है। लेकिन आगे चलकर हमें पता चलता है कि एस्केलाड के पास इसके पीछे गहरे कारण हैं। इस सीजन में हमें एस्केलाड की बैक स्टोरी और माइंडसेट के बारे में और जानने को मिलता है। उसे सिर्फ एक दिन का इंसल्टर नहीं, बल्कि उसकी आइडेंटिटी में काफी लेयर्स हैं। एस्केलाड सिर्फ डेनिश नहीं है, वह आधा डेनिश है। उसकी माँ एक वेल्श नोबल वुमन थी, जिसे नॉर्स वॉरियर ओलफ ने कैप्चर करके गुलाम बना लिया था। न केवल वह एक सामान्य महिला थी, बल्कि वह लूकस आर्टोरियास कैस्टूस की डिसेंडेंट भी थी, जो ब्रिटानिया का एक रोमन मिलिट्री कमांडर था। यह माना जाता है कि वह किंग आर्थर की लेजेंड का ओरिजिन भी है। इस वजह से एस्केलाड अपनी डैनिश ब्लड और वाइकिंग्स के आइडियल्स से नफरत करता है। उसने अपने ही पिता को भी मारा था जब वह छोटा था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एस्केलाड सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं करता। उसने थॉर्स से जो प्रॉमिस की थी वह दो हिस्सों में थी। पहला प्रॉमिस था कि वह थॉर्स की ट्रूप्स को मार देगा, पर दूसरा था कि बाकी सभी लोगों को छोड़ देगा। हालांकि उसने अपने पिता के नाम या नॉर्स गॉड ओडिन के नाम पर कसम नहीं खाई, बल्कि अपने पूर्वज आर्टोरियस के नाम पर कसम खाई। यह बात दर्शाती है कि एस्केलाड को पुराने वाइकिंग्स के आदर्शों से कोई रिस्पेक्ट नहीं है और उसके अंदर बहुत बड़ी तस्वीर छिपी हुई है। उसका इनिशियल प्लान था कि थॉर्स के साथ रहने वाले लोगों को गुलाम बनाकर उनसे पैसा कमाया जाए। यह भी देखा गया है कि जब आरी ने एस्केलाड पर हमला किया तो उसने आरी को एक सीख दी और कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी की कदर करनी चाहिए और थॉर्स के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। यहां से पता चलता है कि एस्केलाड प्योरली ईविल नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ रिडीमिंग क्वालिटीज भी हैं। थॉर्स के प्रति एस्केलाड का एडमिरेशन स्पष्ट है, और इससे हमें लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नोबल मोटिव्स भी लेकर चलता है। उसके एक्शंस में एक तरह की सॉफ्टनेस भी झलकती है, जिसे वह अपने अंदर दबा कर रखता है। फिर भी वह अपने अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी महसूस करता है, खासकर थॉर्नटन की परवरिश में, जो शायद थॉर्स के प्रति उसके रिस्पेक्ट से उत्पन्न होता है। उसके फाइनल मोमेंट्स में जब वह मर रहा था, उसने थॉरफिन से पूछा, तुम अपनी जिंदगी में क्या करने का प्लान कर रहे हो? तुमने मुझे मारने के बाद क्या करने का सोचा था? इस सवाल के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इसका मतलब था कि थॉरफिन में सेंटिमेंट और पिटी की भावना जगी। थॉर्नटन की बचपन की कहानी भी उसी तरह की है। दोनों की जिंदगी एक तरह की बदले की आग से दागी हुई है। एक तरफ थॉरफिन अपने पिता के प्रति बदला लेने के लिए जिंदा रहा, तो दूसरी तरफ एस्केलाड ने अपने ही परिवार के खिलाफ प्लॉटिंग की। थॉरफिन ने अपने बचपन का अधिकांश हिस्सा अपनी बदले की सोच में बिताया, और आखिरकार उसने अपने स्टेप मदर और पिता को बिना किसी रिमोर्सेस के मार दिया, अपने एक भाई को दोष देकर। इसी तरह एस्केलाड ने भी अपनी जवानी में बहुत सारी प्लॉटिंग की और बदले के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उसके मरने से ठीक पहले उसने थॉरफिन से पूछा, जब तुम बदला पूरा कर लोगे तो तुम क्या करने का सोचते हो? ये सवाल उसने खुद से कई बार पूछा होगा। एस्केलाड की जिंदगी काफी बेटर रही है, लेकिन अंत तक जब हमें प्रिंस कन्यूट से मिलवाया जाता है तो उसकी पैशन साफ झलकती है। प्रिंस कन्यूट के आने के बाद
एस्केलाड अपनी मास्टर प्लान की शुरुआत करता है, जिसमें वह अपनी मदरलैंड वेल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाता है। बात यह है कि एस्केलाड अपने अंदर एक पैटर्नल रोल निभाता है, खासकर थॉरफिन के प्रति। उसने कई मौके पर थॉरफिन को मारने के अवसर प्राप्त किए, पर वह हमेशा उसे स्पेयरिंग और मार्गदर्शन देता है, क्योंकि या तो वह अपने पुराने प्रॉमिस से बंधा हुआ है या फिर थॉरफिन एक उपयोगी वॉरियर के रूप में उसके लिए महत्वपूर्ण है, या फिर उसने अपने बचपन की सिमिलैरिटीज देख ली हैं। मेरा मानना है कि ये सभी फैक्टर्स मिलकर एस्केलाड को एक ऐसे कैरेक्टर में बदल देते हैं जो प्रोलॉग का प्रोटैगनिस्ट भी हो सकता है, वेल्स के लोगों की नजर में। इस एपिसोड में हमें एक वेल्श रिप्रेजेंटेटिव मिलता है जो एस्केलाड के क्रू को इंटिमिडेट करने के लिए भेजा गया है। इस एपिसोड में पता चलता है कि एस्केलाड के पास वेल्श भाषा की जानकारी है और वह अपने माता की विरासत, जो कि आर्टोरियस से जुड़ी है, को कैरी करता है। उसका बिहेवियर और एक्सप्रेशन बदल जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके अंदर कितनी गहराई है। एस्केलाड ने अपने प्लान में आगे बढ़ते हुए डेनिश और वेल्श के बीच नॉन एग्रेशन का ट्रीटी करने का इरादा किया, ताकि वेल्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वेल्स एक छोटा देश है जिसे अक्सर कहा जाता है कि वह डेनिश किंग के सामने अ सहिर नो मैच है। फिर भी एस्केलाड उनके लिए एक हीरो बन जाता है, भले ही उसकी लेगेसी को लोग एक मैडमैन के रूप में याद रखें। लेकिन हम जानते हैं कि एस्केलाड के इंटेंशंस प्योर थे। उसने जो भी किया वह वेल्स के बेनिफिट के लिए था। एक ऐसा आदमी जो खुद सेल्फ सर्विंग था। उसने दिखाया कि एक स्कॉलर भी बहुत सेल्फलेस हो सकता है। मेरी राय में, हालांकि एस्केलाड ने मॉडर्न सोसाइटी की नजर से कुछ एक्शंस को डिस्पिकेबल और इमोरल किया है, पर उसके कैरेक्टर में ऑनेस्टी और ड्यूटी की भावना भी स्पष्ट है। मांग में एस्केलाड एक ऐसा इंसान है जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता है। सीजन 1 के एक फेवरेट मोमेंट में, एपिसोड 22 में, एस्केलाड थॉरफिन और उसके साथियों को बताता है कि कैसे उसने बचपन में एक स्लेव की तरह काम किया, जिसके चलते उसे नाम मिला गिलाद, जिसका मतलब है कवर्ड इन ऐश। उसके पिता एक शक्तिशाली डेनिश फैमिली से थे और एक टिपिकल वाइकिंग थे, जिनके कई गैर विधिवत संतानें थीं। लेकिन उसने केवल अपनी लेजिटिमेट वाइफ के बच्चों को ही पसंद किया। एक दिन उसकी माँ, जिसे बीमारी और गरीबी ने पागल कर दिया था, ने ओलाफ से अपील की कि उसे लेजेंडरी आर्टोरियस समझकर सहायता मिले। उस दिन एस्केलाड ने देखा कि अगर लेजेंडरी आर्टोरियस नहीं आया तो वह कभी नहीं आएगा। यह एक एपिफनी था जिसने उसके बचपन में यह सिखाया कि अगर कोई भगवान या किसी और पर निर्भर रहा तो कभी भी बदलाव नहीं आएगा। यही वह समय था जब उसे समझ में आया कि किसी इंसान को खुद ही कुछ करना होगा, न कि किसी और के आने का इंतजार करना होगा। यह उसके अंदर ड्यूटी की भावना की उत्पत्ति थी। फिर हम एक और एपिसोड में आते हैं जहां जटलैंड के एक फ्यूडल लॉर्ड से मिलवाया जाता है। उस एपिसोड में पता चलता है कि एस्केलाड को अपनी डेनिश ब्लड और पूरे वाइकिंग कल्चर से नफरत है। उसी समय में हम देखते हैं कि एस्केलाड अपनी स्लेव गर्ल को मारते हुए कहता है, देखो, ये भयानक है कि एक आदमी जो पैसे का स्लेव है वो खुद को मास्टर समझता है। वह खुद को नहीं समझ पाता कि असल में हर कोई किसी न किसी चीज का स्लेव है। यह सीन मेरे सबसे पसंदीदा सीन्स में से एक है, क्योंकि यह विलन सागा के मुख्य थीम्स को पूरी तरह से उजागर करता है। हर इंसान किसी न किसी चीज का स्लेव है, जैसे कोई अपने पैसे का स्लेव है, थॉरफिन बदले का, लेफ ड्यूटी का, केल अपनी फाइटिंग अर्ज का, कनूट अपनी रॉयल ब्लड लाइन का, और किंग स्वाइन क्राउन और किंगशिप का। और एस्केलाड भी इनमें से किसी से कम नहीं। वह अपने एंसेस्टर आर्टोरियस, अपनी लेगेसी, अपनी ड्यूटी और अपनी माँ और उसके लोगों के प्रति प्यार का स्लेव है। लेकिन साथ ही उसके अंदर एक अनडिनायबल डार्कनेस भी है, जो उसके लोगों के बेनिफिट के लिए वह कितनी भी एक्सट्रीम मेजर्स अपना लेता है को दर्शाता है। एक परफेक्ट उदाहरण के रूप में एस्केलाड ने अपने प्लान में प्रिंस क्नूट को वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला किया, ताकि उसकी मदरलैंड की सुरक्षा हो सके।
अब बात करते हैं उस एपिसोड की जो मेरे फेवरेट एपिसोड्स में से एक है। इस एपिसोड में एस्केलड की क्रू वेल्स से निकलकर गेंसब्रो की ओर एक भयंकर बर्फीली तूफान के बीच यात्रा करती है। यह एपिसोड मेरे और कई लोगों के लिए देखने में बेहद कठिन था, क्योंकि यह याद दिलाता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट्स केवल हीरोज नहीं होते, वे पिलेजर्स, मर्डरर्स, सैवेजेस और अनरिस्ट्रेन्ड वाइकिंग्स होते हैं। संक्षेप में, इस एपिसोड में एस्केलाड की क्रू वेल्स छोड़कर एक छोटे क्रिश्चियन विलेज में पहुंचती है, जहां एक छोटी लड़की का परिचय कराया जाता है और एक न्यू कैमरा के माध्यम से एक बिटर येट स्पेक्टेक्युलर मैसेज डिलीवर किया जाता है। यह सीन इतना इंपैक्टफुल है कि मैं इस वीडियो में इस पर डिटेल से चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं इस विषय पर एक अलग वीडियो भी बनाऊं, क्योंकि इस पर पूरी तरह से बात करना काफी समय ले जाएगा। इसके बाद अस्केलाड की क्रू उस छोटे विलेज पर लूटपाट करना शुरू कर देती है। वे इतनी प्रोविजंस जुटा लेते हैं कि 50 पुरुष सर्दी के मौसम में भी जीवित रह सके, जबकि गांव के निर्दोष लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, बहुत ही कमजोर स्थिति में हैं। साथ ही यह भी संभव है कि विलेज के लोग हेल्प के लिए बाहर निकल जाएं, जो एस्केलाड के रिस्क नहीं उठा सकता। यहीं अस्केलाड एग्जीक्यूशनर की तरह काम करता है। वह पूरे विलेज के सभी निवासियों, महिलाओं और छोटे बच्चों सहित की बेरहमी से हत्या कर देता है। मैं ये बात नहीं कह रहा कि मैं उसके एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा हूं, क्योंकि वे बेहद इमोरल और क्रूअल हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि वह उस समय क्या सोच रहा था। उसके सैनिक भूखे थे, सर्दी पहले ही आ गई थी और वह अपने बैंड का लीडर था। अगर उसने उनके ट्रस्ट को धोखा दिया या गलती की तो उसे सजा भुगतनी पड़ती। अस्केलाड का मानना था कि विलेज के लोग स्टारवेशन या फ्रीजिंग की तुलना में उसकी मौत से कम दर्द सहेंगे। साथ ही यह रिस्क भी कम होगा कि पड़ोसी गांव उसे देख ले। उसने बिना किसी इंटरनल स्ट्रगल के यह निर्णय ले लिया। उसके एक्सप्रेशन से साफ झलकता था कि उसे किलिंग से कोई पर्सनल कंटेम्प्ट, हेट्रेड या पिटी नहीं थी। उसके लिए यह एक आसान डिसीजन था। यह बात बहुत जरूरी है कि आप समझें, यह असामान्य नहीं है, बल्कि पहले भी उसने ऐसे ही व्यवहार किए हैं। यह एपिसोड उस स्ट्रिंग ऑफ एपिसोड्स के ठीक बाद आता है जहां एस्केलाड के वेल्श हेरिटेज, उसकी रॉयल ब्लड लाइन और वाइकिंग्स के प्रति हेट्रेड को रोमांटिसाइज किया गया था, जिससे अचानक वह वही पुराना आदमी दिखाई देता है जो कुछ एपिसोड्स पहले था। मैं युकिमुरा की राइटिंग की सराहना करता हूं, क्योंकि उसने एस्केलाड को ऐसे बिल्ड किया कि आखिर में वह एकदम रियलिस्टिक नजर आता है। ना ही हीरो, ना ही प्योरली गुड इंसान। एस्केलाड खुद भी जानता था कि वह एकदम परफेक्ट हीरो नहीं है। जब प्रिंस कन्यूट उससे पूछता है कि इतना सेल्फलेस होकर भी राजा क्यों नहीं बनना चाहते, तो उसका जवाब रहता है, आई एम जस्ट अ वाइकिंग। यह वन लाइनर ही उसके मेंटालिटी को पूरी तरह से एनकैप्सुलेट करता है। वह जानता था कि सही और गलत में फर्क होता है, लेकिन वह खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता था जो केवल वॉरियर है। उसने हमेशा अपने आप को थॉरफिन के पीछे के सपोर्टिंग रोल में रखा, ताकि वह अपनी ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके। वह लोगों को उपयोगी बनाना जानता था, चाहे वह किसी बच्चे से लेकर बड़े तक सभी के साथ ऐसा करता था। अंत में अस्केलाड ने अपने कैरेक्टर आर्क का कल्मिनेशन अपने जीवन की सबसे सेल्फलेस एक्ट में किया, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बलि देकर। यह एक ऐसी सैक्रिफाइस थी जिसके बिना वह कभी भी ट्रू किंग नहीं बन पाता था, लेकिन वह राजा बनने से बेहतर समझता था कि उसका मकसद अपने लोगों की भलाई करना है। इसी तरह अस्केलाड की कहानी थॉरफिन के कैरेक्टर पर गहरा असर डालती है। वह उसे एक ऐसी दिशा में ले जाता है जहां बदला लेने के साथ साथ उसे समझ आता है कि बदले की आग इंसान को ही नष्ट कर देती है। यह बात उसे अपने जीवन के अंतिम पलों में भी याद दिलाई जाती है। एक सीरीज ऑफ आइकॉनिक कोट्स और मोमेंट्स के साथ एस्केलाड ने हमेशा अपनी वर्ड्स और एक्शंस में एक मैच्योरिटी दिखाई है जो आम कैरेक्टर से कहीं ऊपर है। उसके पास एक लॉन्ग वेल फ्लेश्ड आउट पास्ट है, जिसके चलते उसके एक्शंस के स्टेक्स काफी हाई हैं। उसकी भूमिका
चाहे वह एंटी हीरो हो या एंटी विलन, थॉरफिन के कैरेक्टर को शेप करती है। मैं सिर्फ एनिमे देखने वाला हूं, पर मुझे पूरा यकीन है कि आस्केलाड की लेजेंड आने वाले एपिसोड्स में थॉरफिन के कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक ह्यूज रोल निभाएगी। अगर आप अटैक ऑन टाइटन के फैन हैं, तो आपको एरन स्मिथ जैसे फिनोमिनल कैरेक्टर का पता होगा। मेरे हिसाब से आस्केलाड और एरन दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी जिंदगी में एक ही पैरेलल है। वे दोनों एक सर्टेन ड्रीम के लिए लड़ते हैं और अंत तक उसे हासिल नहीं कर पाते। उनकी कहानी बिटर है क्योंकि उन्होंने अपना सारा एफर्ट लगा दिया, पर अंत में वो फल कभी नहीं देख पाए। आस्केलाड ने अपने फाइनल मोमेंट्स में वो सारी प्लानिंग पूरी कर दी जिससे कि उसकी लेगेसी पूरी हो सके। उसके आखिरी वर्ड्स में थॉरफिन को यह सीख दी जाती है कि बदले के लिए जीना अंत में इंसान को नष्ट कर देता है। किंग स्वेन ने आस्केलाड को वेल्स और प्रिंस कन्यूट के बीच चॉइस देने की कोशिश की, जिससे कि उसकी विरासत पर सवाल उठे। स्वेन ने ऐसा करके आस्केलाड की हेरिटेज को इंसल्ट किया और यह आस्केलाड के गुस्से का कारण बन गया। वह एक कैलकुलेटेड मूव था। वह जानता था कि अगर वह ज्यादा रियासत दिखाएगा तो उसके खिलाफ सबूत जमा हो सकते हैं। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, गुस्से में राजा को मार डालना और अपनी जान दे देना। इस तरह आस्केलाड ने प्राउडली घोषित किया कि वही असली राजा है जो ब्रिटानिया पर शासन करने का हकदार है, और उसका नाम था लूका सार्टोरियस कैस्टस, जो कि किंग स्लेयर और राइटफुल एयर था। यह कहानी विलन सागा को हर हद से एक फेनोमेनल एक्सपीरियंस बनाती है। कैरेक्टर्स की डेप्थ, डायरेक्शन, साउंड ट्रैक की गुणवत्ता, थॉरफिन और अन्य कैरेक्टर्स की कैरिज्मा, और सबसे अहम आस्केलाड की परफेक्शन। मैं हर हफ्ते विलन सागा देखने का आनंद लेता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगला सीजन जल्द ही आएगा। शायद मैं मंगा भी पढ़ रहा हूं, पर युकीमुरा की आर्टिस्ट्री पर मेरी दाद अटल है। सभी दोस्तों, आज 2025 में बोरिंग जेडी के इस कैरेक्टर एनालिसिस के अंत में मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी? मेरी नॉमिनेशन है कि 2019 का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर और शायद पूरे दशक के टॉप 5 में से एक वही आस्केलाड है। अगर आपको मेरे एनालिसिस में कोई आलोचना या सुझाव हो या आप कुछ और देखना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट्स में बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।